आवर स्टूडियो। प्लीज, कैसा लगा आपको हमारा सेटअप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैसी वाइब आ रही है यहाँ के आपको? थोड़ा बॉलीवुड वाली फील आ रही है, रियल वर्ल्ड में आ गई हूँ एंड दैट इज फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही हूँ लाइफ में। आइए प्लीज, आप बैठिए। ठीक है सी। 1 2 रोलिंग। आप लोग अक्सर शॉपिंग पे जाते होंगे और वहाँ कस्टमाइज्ड लहंगे की डिमांड करते होंगे, कभी रेड कलर तो कभी ऑरेंज कलर। लेकिन आजकल मार्केट में एक नई चीज आई है जो कि है कस्टमाइज्ड बेबी। कुछ लोग इसमें मांग करते हैं नीली आंखों की, तो कुछ लोग लंबी नाक की, और कभी कभी तो फरमाइशें ऐसी कि बेटा हो जाए शाहरुख खान के बेटे जैसा। इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नोवा IVF से डॉक्टर पॉलिमी दे। डॉक्टर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू समृद्धि फॉर कॉलिंग मी हियर। डॉक्टर, IVF को लेकर आजकल सोसाइटी में काफी सारे मिथ्स हैं। कभी जैसे पहली मिथ तो हमने बात ही करी कि कस्टमाइज बेबी चाहिए, तो क्या आपके हिसाब से कस्टमाइज बेबी हो सकते हैं? देखिए, जब हम IVF की बात करते हैं तो 2 टाइप के IVF साइकिल्स होते हैं। एक होता है सेल्फ IVF साइकिल जो कि हमेशा प्रेफरेबल होता है। सेकंड होता है डोनर IVF साइकिल। ये उन लोगों में होता है जिसमें स्पर्म्स या एग्स में कुछ मेजर प्रॉब्लम हो, या फिर कपल जो है बहुत एडवांस्ड एज का हो, जैसे कि 40+। तो ऐसे केसेस में यूजुअली हमें डिमांड आता है कि मैडम थोड़ा ध्यान रखिए और हमें गोरा डोनर चाहिए, या फिर एटलीस्ट उसका कॉम्प्लेक्शन मेरी वाइफ से मैच करना चाहिए। बट अगर हमारी बात करें तो जब हम एक डोनर सिलेक्ट करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट डोनर शुड बी डिजीज फ्री। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिस मकसद से हम उसे ले रहे हैं कि एग की कमी या स्पर्म की कमी की वजह से अगर हम उसे ले रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि उसके एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी और नंबर्स वो ठीक हो। एंड थर्ड, हम लोग कोशिश करते हैं कि नियर अबाउट स्किन टोन हमें मिले एंड ब्लड ग्रुप मैच करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब आपके हिसाब से कस्टमाइज हो सकता है बेबी? एग्जैक्टली कस्टमाइजेशन नहीं बोलेंगे, वी ट्राई टू मेंटेन एज मच एज पॉसिबल। बट हाँ, अगर बोलेंगे कि नहीं हस्बैंड वाइफ की आंखें ब्लैक है एंड देन दे सडनली टेल कि नहीं हमें नीली आंख का डोनर चाहिए, तो दैट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर अस, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी हमेशा मेडिकल लेवल पे ये रहती है कि एग और स्पर्म अच्छे मिले सो दैट दे गेट अ सक्सेस इन IVF। सक्सेस होगा तभी बेबी आएगा। तो डॉक्टर, पहला मिथ तो यहीं बस्ट हो गया कि कस्टमाइज नहीं हो सकते बेबी, और ऐसे सोसाइटी में काफी सारे मिथ्स हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी, प्लीज हैव अ लुक। डॉक्टर, अभी हमने देखा इस वीडियो में कि कितने सारे मिथ्स जो हैं वो IVF को लेकर अभी भी सोसाइटी में है। सोसाइटी के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि IVF लोगों के मन में ये डर रहता है और उस डर को पालते हुए वो बहुत साल निकाल देते हैं, ये सोचते हुए कि थोड़ा और नेचुरल ट्राई कर लेते हैं, थोड़े दिन और ट्राई कर लेते हैं। बट आपको ये पता रहना चाहिए कि अगर प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशन भी उसका तुरंत होना चाहिए, क्योंकि IVF कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज किया और कल बच्चा हाथ में आ गया। IVF के अपने लिमिटेशंस हैं। एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है IVF का सक्सेस रेट वैसे वैसे घटता जाता है। तो अगर आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ने आपको IVF एडवाइस किया है तो थिंक अबाउट इट एंड ऑप्ट फॉर इट एज अर्ली एज पॉसिबल। लेकिन एक और मिथ है जो मेरे माइंड में था, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि सबसे बड़ा ये है कि IVF में लोग कहते हैं कि दूसरे का बेबी। ये एक बहुत बड़ा मिथ है और बहुत सीरियस मिथ है हमारी सोसाइटी में, जिसके चलते बहुत सारे कपल्स बहुत सालों तक IVF का ट्रीटमेंट डिले करते हैं। लोगों को लगता है कि IVF का मतलब होता है दूसरे का बेबी या हमारा बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है। बट ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि IVF इज़ जस्ट अ टेक्निक या टेक्नोलॉजी जो बॉडी खुद से नहीं कर पा रहा है, वो हम उस टेक्निक को यूज़ करके कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि हस्बैंड का स्पर्म और वाइफ का एग यूज़ करके हम एम्ब्रियोज बनाएं, और उन एम्ब्रियोज को हम जब वाइफ के यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं तो दे गेट अ बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ देयर ओन। बट कुछ केसेस जैसे कि जो कपल्स 40+ है, जिनमें एग्स की कमी है या स्पर्म्स की कमी है, उन केसेस में हम डोनर साइकिल्स में जाते हैं विद ड्यू परमिशन फ्रॉम द कपल। they very well know that we are using the donor sperm or donor egg, and with the written consent only we can go ahead with such procedures. Or this process is through a lawyer and we follow all the legal procedures and कि ताकि कल को डोनर आके क्लेम ना कर सके कि ये उनका बेबी है।
बट ये कम्प्लीटली रॉन्ग है कि आईवीएफ का मतलब ऑलवेज समबडी एल्सेस बेबी. इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल ऑन द डॉक्टर्स पार्ट टू यूज़ हस्बैंड स्पर्म एंड वाइफ्स एग एज मच एज पॉसिबल. एंड डॉक्टर, मैंने अपने घर में देखा है जिन लोगों ने भी आईवीएफ चूज़ किया है वो मोस्टली ट्विंस बेबी ही उनके हुए हैं. तो मतलब आईवीएफ मीन्स मल्टीपल प्रेगनेंसीज? नहीं, देखिए इसमें कैसा है कि आईवीएफ में जब हम एम्ब्रियो बनाते हैं तो वी टेक द एम्ब्रियो टिल डे 5 विच इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट. नाउ ब्लास्टोसिस्ट हम एक भी डाल सकते हैं, हम दो भी डाल सकते हैं. एसईटी मतलब सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर और डीईटी मतलब डबल एम्ब्रियो ट्रांसफर. अभी जब हमारे पास एक कपल आता है तो वो हमें बोलता है मैडम हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईवीएफ का सक्सेस चाहिए. तो सिंपल मैथ्स की प्रोबेबिलिटी वाइज अगर हम एक एम्ब्रियो डालेंगे तो प्रोबेबिलिटी विल बी लेसर कंपेयर टू अ डबल एम्ब्रियो ट्रांसफर. बट ऐसा नहीं है कि हर वो वुमन जिसमें हमने 2 एम्ब्रियोज डाले हैं उसमें ट्विन प्रेगनेंसी हो. एंड वन मोर थिंग, कुछ केसेस में हम सिंगल एम्ब्रियो भी डालते हैं एंड ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ दैट एम्ब्रियो कैन डिवाइड, और उस केस में एक सिंगल एम्ब्रियो से भी ट्विन प्रेगनेंसीज आ सकती है. तो डॉक्टर, अभी हमने बात की कि मल्टीपल प्रेगनेंसी ज़रूरी नहीं है कि आईवीएफ में हो, बट मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, शायद सबका ही होगा ये, कि आईवीएफ क्या पेनफुल होती है और इसमें कितना रिस्क है? देखिए आईवीएफ एक पेनफुल प्रोसीजर नहीं है. यूजुअली क्या होता है, जो आईवीएफ पेशेंट्स होते हैं वो आपस में बात करते हैं, पड़ोस में किसी का आईवीएफ हुआ है तो वो उन्हें बताता है कि मुझे तो 10 डेज़ तक इंजेक्शंस लगते थे. नो डाउट 10 डेज़ तक इंजेक्शंस लगते हैं, बट ये जो इंजेक्शंस होते हैं वो सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस होते हैं जो कि पेनफुल नहीं होते. सेकेंडली ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी होती है, वो भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता. थर्डली जो हमारे ड्यूरिंग द प्रोसीजर जो भी हम प्रोसीजर्स करते हैं एग कलेक्शन के लिए, जिसमें हम नीडल डाल के एग्स को एस्पिरेट करते हैं सक्शन डिवाइस के थ्रू, तो वो भी हम लोग अंडर एनेस्थीसिया करते हैं, तो पेशेंट को कुछ पता नहीं चलता है. और कई केसेस में तो मेरे पास पेशेंट मतलब ओटी से बाहर शिफ्ट करते हैं हम एग कलेक्शन के बाद, एंड दे आर लाइक कि मैडम हो गया, इतना ही था. तो इट्स नॉट अ पेनफुल प्रोसीजर एट ऑल. और इसमें रिस्क कितना है, मतलब रिस्क बिल्कुल भी नहीं है बोलना चाहिए, बिकॉज इट इज़ ए इलेक्टिव प्रोसीजर, कोई इमरजेंसीज नहीं है इसमें. एंड 10 डेज़ का इंजेक्शन चलता है, बीच बीच में हम सोनोग्राफी करके एग्स की मॉनिटरिंग करते हैं, साइज ऑफ द एग्स देखते हैं, और जैसे एग्स रेडी हो जाते हैं तो इट्स लाइक अ वैक्यूम डिवाइस एंड वी पुट द वैक्यूम कैथेटर इनसाइड द ओवरी एंड वी डू द सक्शन करके सारे एग्स को हम टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेते हैं, इसलिए हम इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं. तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं है. थोड़ा बहुत माइल्ड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ब्लीडिंग वगैरह थियोरेटिकली रहता है, बट दे आर वेरी वेल प्रिवेंटेड विद गुड एंटीबायोटिक्स. और डॉक्टर, जब आईवीएफ की बात होती है तो जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं या जिन्होंने ट्राई किया होता है वो लोग सोचते हैं कि नहीं ये सिर्फ ओल्ड एज वुमेन के लिए है. सच में क्या ये ओल्ड एज के लिए ही है? जी नहीं. अगर हम आईवीएफ की बात करें तो आईवीएफ हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा बॉडी हमें नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं दे पा रहा है. तो इट कैन हैपन टू एनीबडी. अगर आपकी एज 23 है और आपका ओवेरियन रिजर्व कम है, या फिर आपकी एज 30 है और आपका ओवेरियन रिजर्व बहुत अच्छा है, यू कैन कंसीव नेचुरली. बट अगर आपकी एज 23 और ओवेरियन रिजर्व अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिक्वायर एन आईवीएफ. सेम विद द स्पर्म काउंट. अगर देयर आर सर्टेन प्रोफेशंस जहाँ पे स्पर्म काउंट बहुत इफेक्ट होते हैं, लाइक सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जैसे कि बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, ड्राइवर्स हैं, आईटी सेक्टर में जो लोग हैं हु आर कॉन्स्टेंटली सिटिंग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या फिर जो लोग हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे कि स्टील प्लांट वर्कर्स या जो ईटा भट्टी में जो वर्कर्स काम करते हैं, तो अगर वो यंग है बट देयर स्पर्म काउंट इज निल या फिर उनका बहुत कम है एंड दे आर नॉट एबल टू कंसीव नेचुरली, तो डेफिनेटली हम आईवीएफ के लिए जाते हैं. तो बेसिकली आईवीएफ को इन आवर सोसाइटी इट इज़ स्टिल अ टैबू एंड इट इज़ मेंट फॉर ओनली ओल्डर कपल्स, बट ऐसा नहीं है. यंग कपल्स में भी अगर सीरियस इश्यूज हैं तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ आईवीएफ ट्रीटमेंट. अभी डॉक्टर आपने बताते हुए बोला कि आईटी सेक्टर में जो लोग हैं उन लोगों का स्पर्म काउंट कम हो जाता है, तो वो आप बताइए कि ऐसे क्यों होता है कि आईटी सेक्टर वालों का बैठने वाली जॉब है तो स्पर्म काउंट कम हो गया? See, when we are sitting for a longer period of time, तो जो मेल जेनिटल ऑर्गन्स है, द गॉड हैज डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट दे आर आउटसाइड द एब्डोमेन, या हमारी बॉडी से बाहर है. बिल्कुल. तो वो क्यों बनाया उन्होंने? बिकॉज द स्पर्म प्रोडक्शन इज टेम्परेचर कंट्रोल्ड, अनलाइक द एग प्रोडक्शन. तो अगर हमारा स्क्रोटम बॉडी से बाहर है तो एयर सर्कुलेशन अगर प्रॉपर नहीं होता है तो वहाँ का टेम्परेचर राइज होता है और स्पर्म की क्वालिटी एंड क्वांटिटी में फ़र्क पड़ता है.
तो जो लोग लंबे समय तक बैठते हैं, जैसे ड्राइवर्स हैं आईटी सेक्टर में, या अगर कोई भी है इंसान जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल में है, 8 आवर्स 10 आवर्स लंबा बैठ रहा है, देन देर इज़ अ एयर सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है अराउंड द स्क्रोटम, देर इज़ अ इंक्रीज इन द टेम्परेचर अराउंड द स्क्रोटम एंड दिस हैम्पर्स द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द एग्स, सॉरी स्पर्म्स। ओके। एंड डॉक्टर ये भी है कि जैसे कुछ लोग इस चीज़ में डरते हैं कि हमने आईवीएफ करा लिया है, अब तुम्हारे जो बेबी होगा इसमें कोई ना कोई बर्थ डिफेक्ट्स होंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मिथ्स जिससे कि लोग डरते हैं आईवीएफ कराने से। आईवीएफ में जो एबनॉर्मलिटीज़ बेबी में आ सकती हैं एंड नेचुरल प्रेगनेंसी में जो इंसिडेंट्स है एबनॉर्मलिटीज़ बेबी में आने के, दे आर सिमिलर। ओके। तो ये जो पीसीओएस, पीसीओडी या फिर जो भी स्मोकिंग ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं लोगों की, ये क्या हैम्पर करती है डॉक्टर आईवीएफ के प्रोसेस को या नहीं? या डेफिनेटली, रादर आईवीएफ बोलने से ज़्यादा बेटर होगा हम ये बोलें कि जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स है वो फर्टिलिटी को हैम्पर करती है। अगर मेल्स में देखा जाए, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, आजकल वीकेंड लाइफस्टाइल बहुत है, हर कोई बाहर जाके खाना चाहता है सैटरडे संडे, एंड वी ईट लॉट ऑफ जंक फूड जिसमें कि मैदा होता है। एंड कमिंग टू सीडेंट्री लाइफस्टाइल की सुबह जा रहे हैं 9 बजे अपने ऑफिस, 5 बजे आ रहे हैं, आके इतना मेंटली ड्रेन हो रहे हैं कि वी डू नॉट डू फिजिकल एक्टिविटीज़। सो ये सबसे ओबेसिटी, सबसे पहले मोटापा बढ़ गया है, जिसके कारण लड़कों में स्पर्म काउंट्स की कमी हो रही है, और फीमेल्स में पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि एक हार्मोनल इम्बैलेंस स्टेट है, ये हो रहा है, जिसके कारण से दे आर नॉट एबल टू कंसीव नेचुरली एंड दे हैव टू फर्दर एम्बार्क ऑन आईवीएफ। एंड इसके साथ साथ डॉक्टर मेरे को ये भी पूछना था कि क्या 100% गारंटी है कि आईवीएफ के साथ प्रेगनेंसी होगी ही होगी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आईवीएफ का सक्सेस रेट अगर हम देखते हैं तो इट इज़ ओनली 35 to 40% ना। अब आईवीएफ के सक्सेस रेट को हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला है क्लिनिकल प्रेगनेंसी रेट, मतलब अगर मैंने 100 लोगों का आईवीएफ किया, 100 कपल्स का, उसमें से कितने प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए, तो दैट विल बी 40 to 45 आउट ऑफ 100। सेकेंड आता है लाइव बर्थ रेट, जितने प्रेग्नेंट हुए उसमें से कितने लोग की प्रेगनेंसी 9th मंथ तक गई एंड दे गॉट अ लाइव बेबी इन देयर हैंड। ओके। सो कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी आती है, 2nd, 3rd, 4th मंथ में अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेजेस हो जाते हैं, और ड्यूरिंग लेबर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी मदर को कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जिसके कारण हमें बेबी को जल्दी डिलीवर करना पड़ता है एंड देन द बेबी डजंट सर्वाइव। तो इसको 2 भाग में हम डिवाइड करते हैं, 1 इज क्लिनिकल प्रेगनेंसी रेट, 1 इज लाइव बर्थ रेट, और लाइव बर्थ रेट इज अराउंड 30%, विच यू कैन टेल टेक होम बेबी रेट ऑल्सो। ओके। एंड डॉक्टर, इसी के साथ जो सबसे मेजर क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आईवीएफ से कैंसर होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट हैज़ बीन प्रूवन इन द साइंटिफिक आर्टिकल्स एंड रिसर्च पेपर्स कि आईवीएफ के जो इंजेक्शंस है दे आर एब्सोल्युटली सेफ, और वो किसी भी प्रकार के टेस्टिकुलर कैंसर या ओवेरियन कैंसर नहीं कराते हैं। डॉक्टर, अभी हमने बात की, काफ़ी सारे मिथ्स किए और आपने काफ़ी सारे मिथ्स बस्ट किए, बट मैं आपकी जानना चाहती हूँ आपके एक्सपीरियंस में आज तक क्रेजीएस्ट मोमेंट कौन सा रहा है कि किसी ने आपसे आके क्रेजी डिमांड्स की हो, वो बताइए प्लीज़। यूजुअली जो कपल्स आते हैं जो आईवीएफ के लिए आते हैं, उनके मन में एक हमेशा रहता है कि मैडम लड़का चाहिए, जब करा ही रहे हैं आईवीएफ तो हमें लड़का दे दो। कुछ कपल्स ऐसे भी आते हैं हु हैव कंप्लीटेड देयर फैमिलीज, हैव 2 daughters हु आर रीडिंग वेल एंड डूइंग वेल, बट क्योंकि दे बिलोंग टू सम बिजनेस फैमिली और आगे कौन संभालेगा, तो वो लड़के की फरमाइश लेके आते हैं। बट वी टोटली डिनाई ऑन दिस फैक्ट कि आईवीएफ के द्वारा देर आर सर्टेन टेस्ट विच कैन डायग्नोज द जेंडर ऑफ द एम्ब्रियो, but those are not done in our country and those are not legal in fact in our country. डॉक्टर, थैंक यू। आज सबसे पहले आप टाइम निकाल के हमारे स्टूडियो में आए, हमारे ये मिथ्स जो सोसाइटी में फैल रहे हैं इनको बस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच।